स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कोई एक ऐसा सरफेस, मान लो ये कोई सरफेस, ये कंप्लीट कोई सरफेस है, इस तरह से कोई सरफेस है जिसका कि एक पार्ट किसी स्फेयर का पार्ट हो। सरफेस कैसा भी हो सकता है, मान लो इस तरह सरफेस है, अच्छा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन एक जो पार्ट है इसका, कोई एक पार्ट स्फेयर का पार्ट हो, है ना। जैसे मान लो यही एक सरफेस है, इसमें कोई स्फेयर का पार्ट नहीं है, लेकिन मान लो इसमें ऐसे आ गया ये वाला, तो एक पार्ट स्फेयर का है, तो ये पूरा सरफेस क्या हो गया, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा सरफेस, और सरफेस होगा, ग्लास का होगा तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, सॉलिड नहीं होना चाहिए। मान लो ग्लास का कोई सरफेस इस तरह का, ठीक है, मान लो यहाँ एक क्लोज है, इस तरह से बंद है, ये सरफेस चारों तरफ से बंद है, लेकिन इसका एक पार्ट एक स्फेयर का पार्ट लग रहा है एक स्फेयर का कोई कटा हुआ भाग है, देख लो आगे वाला ये, तो हम इसको कहेंगे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। ठीक है, तो मान लो कि स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह का, ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहेंगे, इसको कहेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग, है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। ये हमारा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सपोज करो। ठीक है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, जरूर नहीं किसी शेप का, एक किसी शेप का हम लोग बना सकते हैं। अब तो इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा ये हम लोग जानना है। जैसे मान लो यहाँ पर, यहाँ कोई, सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज इधर कैसा दिखेगा, इसके अंदर इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, रे डायग्राम बनाना होगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से दो रे निकलेगा, दो रे आपस में टकराता है तभी तो इमेज बनता है ना। तो एक रे मान लो ऐसे निकला, ये सीधे गया इस सरफेस पर। ठीक है, अब क्या होगा, ये रे इस सरफेस से बैंड करेगा। ठीक है, अच्छा, किधर की ओर बैंड करेगा, तो आपको पता है कि बैंडिंग के लिए एक नॉर्मल होना चाहिए, हर बार हम नॉर्मल बनाते थे ना, तो नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ यस। होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये प्लेन सरफेस है, इस पर हम इसे नॉर्मल ड्रॉ करते थे, नॉर्मल मतलब सरफेस 90 डिग्री, इधर से लाइट आया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट जब पार कर गया तो नॉर्मल के साथ ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता था। तो पहले तो आपको इस सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो कोई भी अगर गोल सरफेस है तो नॉर्मल ड्रॉ करने क्या करते हैं, सेंटर से लाइन खींचते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल सरफेस के लिए सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं सरफेस पर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं होगा, है ना, आप कहीं ले सकते हैं। सपोज करो यहीं पर ले रहे हैं हम सेंटर कर्वेचर, मान लो यहाँ पर सेंटर कर्वेचर है। ठीक है, मान लो यहाँ पर सेंटर कर्वेचर है, ये मेरा सेंटर कर्वेचर है, तो सेंटर कर्वेचर से हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, तो सेंटर कर्वेचर से एक सीधा लाइन जो इस पॉइंट को पार करेगा वही नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, इसको पार करते एक सीधा लाइन बनाते हैं, है ना, और हम इसको डॉटेड कर दें ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमको डॉटेड ही चाहिए, है ना। इसको डॉटेड कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, अपने आप डॉटेड लगेगा। ठीक है, ये इसको डॉटेड करते हैं, डॉटेड करने से आपको पता चलेगा कि ये हमारा, अरे वाइट, रेड नहीं हो रहा, रेड रहने से डॉटेड बन जाएगा, ये डॉटेड दिखा रहा है ताकि ये सेंटर मेन मेन लाइट ये नहीं है ना। तो अब क्या हुआ कि ये जो लाइट हमने यहाँ से बनाए थे, ये तो निकलना चाहिए था इसको सीधा, इस लाइट को क्या निकलना चाहिए था, एकदम सीधा निकलना चाहिए था, इस लाइट को एकदम सीधा निकल जाना चाहिए था, अगर इस सरफेस नहीं होता दूसरा तो सीधा निकल जाता। ठीक है, ये सीधा निकल जाता, ये जो लाइट आ रहा सीधा निकल जाता अगर ये सरफेस नहीं होता, लेकिन यहाँ सरफेस है। एक और बात बताते हैं, इस सरफेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 मान लेते हैं, इस अंदर वाले सरफेस का, दो सरफेस म्यू2 मान लेते हैं। ठीक है, और एक और बात बता दें कि यहाँ पर म्यू2 जो है बड़ा है किससे, म्यू1 से, मतलब लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर की ओर। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर की ओर ट्रेवल करता है ना, म्यू1 कम है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, यानी लाइट का डेंसिटी कम है इधर, सॉरी इधर मीडियम का डेंसिटी कम है, तो लाइट क्या करता है, टुवार्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको पता होना चाहिए कि लाइट जब क्या करता है, रेयरर से डेंसर जाता है तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करता है ना। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, म्यू1 से म्यू2 मतलब रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। टुवार्ड्स नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल है मेरा, सी से जो पॉइंट किया ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ सीधा ना जाकर नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा मतलब लाइट जाना चाहिए एकदम सीधा, ऐसे निकलना चाहिए एकदम सीधा, ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन लाइट यहाँ से बैंड करेगा टुवार्ड्स नॉर्मल मतलब अंदर की ओर दबेगा, ये ऊपर ना जाएगा, ये अंदर की, ये इधर की ओर भागेगा। ठीक है, तो इधर की ओर भागेगा तो ये मान लो इधर की ना जाके इधर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा मान लो।
ठीक है, हम रे लेके बनाते और सुंदर बनता। ये हमारा आई आ गया, ठीक है, ये बन गया मेरा इमेज। समझ में आया? हम चाहे तो स्लाइड को और सुंदर बना सकते हैं, स्लाइड को अगर अगर और अच्छा बनाना है तो इसको और क्लियर हम बना सकते हैं। सपोज को इसको हटा देते हैं, इस लाइन को, इसको जरा से बढ़िया से बनाते हैं ताकि डायग्राम डायग्राम एग्जाम में बढ़िया बनाओगे तो देखो ये लगभग 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 यहाँ आके लड़ेगा, लगभग सरफेस को वहां टच करेगा, तो जहां ये टच करेगा वहां इमेज बनेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, हमको फाइल करना क्या, सबका नेमिंग जरा कर देते हैं। ये ओ है, ये पॉइंट जहां पर ये रे क्रॉस कर रहा है, इसका कुछ नाम दे दो। इस पॉइंट का हम लोग चाहे तो कुछ नाम दे सकते हैं, है ना। इसका नाम ए दे दो, क्योंकि आपके पास जो नोट्स है उसमें हम इसका नाम ए दिए हैं। एक और बात, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, है ना, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस तरह से, देखो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, अपने मन से ड्रॉ किए सॉल्व करने के लिए। इस यहाँ पर नाम इसको एन दे देते हैं। तो ए एन क्या है, ए एन एक परपेंडिकुलर जो मेरे द्वारा ड्रॉ किया गया, ये एन है, ठीक है। ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉन, ए एन क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन, ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर में, ठीक है। अच्छा चलो एक और काम करते हैं, हम लोग कुछ कुछ एंगल मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, ओ ए इंसिडेंट रे हो गया, और ए आई रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अगर लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि ओ ए क्या हो गया, ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, यही मेरा इंसिडेंट रे है। और ओ आई क्या है, ए आई क्या है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, ध्यान देना रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है, ठीक। चलो हम एक काम करते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है इसको अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को हम बीटा मान लेते हैं, और इस एंगल को हम गामा मान लेते हैं। ये यहां पर इस फिगर का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। तो बोलो तो इतना कंस्ट्रक्शन करके मिलने क्या वाला है, इतना कंस्ट्रक्शन करके हम एक रिजल्ट प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। इसको जरा मिटाते हैं, एक रिजल्ट हमको प्रूफ करना है ना। वी हैव टू प्रूफ अ रिजल्ट दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। टू प्रूफ, हम एक रिजल्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या प्रूफ करना जा रहे हैं रिजल्ट, मेरा रिजल्ट है μ2 बाय μ1, ठीक है। अच्छा ऐसे पूछ सकते हैं, μ2 बाय भी, μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है, जिसमें v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसके प्रूफ पर आते हैं, प्रूफ इधर शुरू करते हैं फिर इधर करेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ कुछ चीज मान चुके हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे, उसको जरा केयर करेंगे। अब देखिए चूंकि ये हमारा इंसिडेंट रे है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इंसिडेंट रे, ओ ए हमारा इंसिडेंट रे है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम लोग आई बोल सकते हैं। अब जानते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई कहलाता है। अच्छा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, नाम बता सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम क्या होगा, तो रिफ्रैक्टेड रे यानी ए आई नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल कौन है, यही ना सी से जो लाइन पार कर रहा है, ये एंगल आर हो जाएगा। ये दो चीज समझिएगा ध्यान से कि इंसिडेंट रे ये नॉर्मल जो सी से पार कर, इसके साथ जो एंगल बनाएगा आई हो जाएगा, और यही नॉर्मल है स्फेरिकल सरफेस के लिए सी से ही नॉर्मल पार करता है, तो वो आर हो गया, तो आई और आर निकल गया, है ना। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल एओसी, इन ट्रायंगल एओसी, जो ट्रायंगल बोल रहे उस पर ध्यान से देखिएगा, एओसी, एओसी, इस पूरे ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, एओसी, है ना, हम एओसी की बात करें। अगर आप एओसी को ध्यान से देखें, है ना, यहाँ पर ट्रायंगल एओसी कहा गया, अरे तो नजर नहीं आ रहा, तो और नजर नहीं आएगा, पीला नहीं लेना था, इससे बढ़िया ब्लू रहेगा। ये मान लो एओसी, इस ट्रायंगल, जब हम ट्रायंगल की बात करें समझो, ये ट्रायंगल एओसी, फिर हटा देंगे हम, एओसी में देखो तो ये एंगल और ये एंगल मिलके ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग आई बराबर क्या लिख सकते हैं,
आई बराबर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, है कि नहीं। ए ओ सी को अगर देखो, जिस ट्रायंगल को हम ब्लू किए हैं, इसका ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। आपको बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए तो हो गया। अगेन एक और ट्रायंगल लेते हैं, अगेन इन ट्रायंगल ए सी आई, इस पर बात करते हैं ए सी आई का। आपके सामने डायग्राम है, आप ए सी आई इसमें खोज सकते हैं। ए सी आई खोजिए, ए सी आई, ये ट्रायंगल देखिए, ये ए सी आई। ए सी आई में बीटा हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अगर ध्यान से देखा जाए तो बीटा हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये जो बीटा है नजर आ रहा है, बीटा देख रहे हैं यहाँ लाल वाला, क्या जी? यस सर। हाँ, तो बीटा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल है, आर अल्फा और गामा के बराबर, सॉरी आर और गामा के बराबर होगा। तो यहाँ बीटा क्या होगा, आर और आर प्लस गामा के बराबर। तो यहाँ से आर हम आराम से निकाल सकते हैं, आर क्या होगा, बीटा माइनस गामा, ठीक है। मतलब मेरा मेन टारगेट है दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक बार क्या निकालना, एक बार आई निकालना और एक बार आर निकालना। तो आई और आर हमारा निकल गया। दोनों के लिए कौन कौन ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, आप ध्यान से देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो दो चीज निकल गया। अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, ए एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एन, इन ट्रायंगल ए ओ एन, ए ओ एन की बात करते हैं, ए ओ एन देख सकते हैं, एन यहाँ परपेंडिकुलर है। ए ओ एन एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां से अगर टेन अल्फा निकालोगे तो कितना आएगा, टेन अल्फा कितना आएगा, बोलो जी, टेन अल्फा, ए एन बाई हाँ ए एन बाई, ओ एन, ये इस पॉइंट को पी बोलते हैं, ध्यान देना, ये पॉइंट को पी बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इसको पी बोल रहे हैं हम। तो ए एन बाई एन ओ होगा, ये यस सर। ए एन बाई एन ओ होगा, ए एन बाई एन ओ, ठीक है, चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कोई दिक्कत? अच्छा, एक और बात देखिए, ए एन बाई, हम इसको क्या लिखने वाले सो ध्यान दीजिएगा। दो चीज हम यहाँ बताने वाले हैं। ये तो ठीक है, टेन अल्फा इक्वल टू ए एन बाई एन ओ हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा लिखते हैं, ठीक है। या अगला स्टेप में अल्फा इक्वल टू ए पी बाई पी ओ लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो रुको रुको, एक स्टेप और बढ़ाना है हमको, ये ज्यादा हो जाएगा, कुछ ज्यादा छोटा हो जाएगा। पहले इसको ऐसे लिखते हैं, पहले ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, सिंपली इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा सिंपली ए एन परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या हो गया एन ओ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे एक बात लिखने वाले हैं, फॉर स्मॉल एपर्चर, फॉर स्मॉल एपर्चर, क्योंकि ये जो एपर्चर है ए पी बहुत छोटा है ना जी। जैसे मान लो एपर्चर बहुत बड़ा है, एपर्चर बड़ा है, बड़ा होने के केस में क्या होता है कि मान लो यहाँ से लाइट क्रॉस कर रहा है, यहाँ से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ भी करते हो, तो यहाँ एन है यहाँ पी, तो चलो कोई दूरी है एन और पी के बीच में, लेकिन मान लो एपर्चर छोटा है, एकदम छोटा सा है, तो ऐसे में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एन और पी बहुत क्लोज आएगा ना। अगर मान लो बहुत छोटा एपर्चर है, लेंस का बहुत छोटा एपर्चर बनाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, एन और पी क्या होगा, एक दूसरे के बहुत नजदीक हो जाएगा, मतलब एन और पी बहुत क्लोज आ जाएगा। तो स्मॉल एपर्चर केस में क्या होगा, एन एंड पी आर वेरी क्लोज, एन एंड पी आर वेरी क्लोज, है ना, एन और पी बहुत क्लोज आ जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, टेन अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए पी बाय पी ओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लिख रहे हैं, इसको समझना होगा। टेन अल्फा, चूंकि एन और पी बहुत क्लोज आ गया, ठीक है, स्मॉल एपर्चर होने से दो चीज हुआ, एन और पी आर वेरी क्लोज एंड अल्फा इज स्मॉल, अल्फा दो दो घटना घटा, एपर्चर अगर छोटा लेते हैं, है ना, लेंस का एपर्चर आपको पता है ना,
ये परचम इसका हाइट हो गया, ये जो हाइट है। अगर इसको हम छोटा लेते हैं तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जहां एन बनता है और ये पॉइंट पे एक दूसरे के नजदीक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और काम होगा कि ये जो एंगल बनेगा अल्फा, यहाँ जो ये एंगल बन रहा है अल्फा, ये भी छोटा बनेगा ना। स्मॉल एपर्चर मतलब हाइट अगर ज्यादा है तब तो ये अल्फा ज्यादा बनेगा, लेकिन हाइट अगर कम है तो अल्फा भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो दो घटना होगा, अगर स्मॉल एपर्चर हुआ तो एन और पी आर वेरी क्लोज, एक तो एन और पी क्लोज आ जाएगा, तो एन की जगह पी चाहे पी की जगह एन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ए एन था, ए पी लिख दिए, एन ओ था, पी ओ लिख दिए। और अल्फा चूंकि बहुत छोटा हो जाएगा तो 10 अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली अल्फा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लास्ट में आपको समझाएंगे कि 10 अल्फा, अगर अल्फा बहुत छोटा होता है तो 10 अल्फा अप्रोक्सीमेटली अल्फा के बराबर क्यों लिखते हैं। इसको एक एग्जांपल देके आपको हम समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको हम इतना ही रन देते हैं, है ना। 10 अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, सिमिलरली जैसे 10 अल्फा निकला वैसे हम लिखेंगे 10 बीटा, और 10 बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा बीटा। अब बताइए 10 बीटा अप्रोक्सीमेटली, ठीक उसी तरह से वही रीजन देते हुए 10 बीटा निकालिए तो किस ट्रायंगल से, ए एन सी से, ठीक है। 10 बीटा कहां से निकालेंगे, ट्रायंगल ए एन सी से निकालिए, ए एन सी से, ए एन सी देखिए, है ना। 10 बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पी, फिर से वही काम करेंगे हम, ए पी बाई पी सी, ए पी बाई पी सी, ठीक है। और वैसे ही 10 गामा निकालेंगे, 10 गामा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू गामा, ये किस ट्रायंगल से आया, इन ट्रायंगल ए सी एन से आया, ये ए सी एन से आया है ना। आप लोग दोबारा इसको पलट के देख सकते हैं। और ये किस ट्रायंगल से आएगा, देखिए यहाँ पर ए आई सी से, सॉरी ए आई एन से, ए आई एन, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ए आई एन को ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए आई एन, इन ट्रायंगल ए आई एन कितना होगा जी, ए आई में देखिए, ए आई में क्या होगा, ए एन बाई एन आई, तो ए एन की जगह ए पी और एन आई की जगह पी आई, है ना। तो रिजल्ट क्या आ गया, ए पी बाई पी आई हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, चलो। अब देखिए, इतना के बाद यहीं पर हम सॉल्व करते हैं, बगल में ही, है ना। जितना नजदीक रहेंगे उतना बेटर रहेगा, ताकि ये डायग्राम हम लोग मैच कराते रहें, जरूरत होगा फिर मिटाएंगे भी, है ना। तो अल्फा बीटा गामा सब निकल गया हमारे लिए। अब देखिए आई बराबर क्या था, आई बराबर था अल्फा प्लस बीटा, ये था ना इक्वेशन नंबर 1, ये देख लीजिए, आई बराबर था अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग वही काम करते हैं, अल्फा का वैल्यू निकाल चुके हैं, एपी बाई पीओ, एपी बाई पीओ, है ना, प्लस बीटा क्या निकाला है, बीटा का देख लीजिए एपी बाई पीसी, और बीटा देखिए बीटा एपी बाई ओ ओ पीसी, एपी बाई पीसी होगा, सॉरी ये पीसी होगा, नहीं 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 ये ठीक है, ये तो ठीक है, नीचे वाला नीचे कितना है, एपी बाई पीसी, एपी बाई पीसी हुआ, अल्फा बीटा निकल गया। वैसे ही आर बताइए कितना निकलेगा, आर बताइए, बीटा माइनस अल्फा है ना, बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा कितना है, एपी बाई पीसी, माइनस एपी बाई पीसी माइनस एपी बाई पीसी माइनस एपी बाई पीआई, ये ना आएगा, एपी बाई पीआई होगा। तो इस पूरे को इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1 2, सॉरी ये 3 हो जाएगा, इसको 3 मान लो, ठीक है। तो इसका काम खत्म हो गया, चलो इसको मिटा देते हैं, जिसका काम खत्म हो गया मिटा दो, इसको अब समझने की जरूरत है, इसको मिटा देते हैं, है ना। ये हम लोग स्मॉल एपर्चर का कंडीशन लगा के ये रिजल्ट हम निकाल चुके थे, और इसी बेसिस पर हम लोग इसको यहाँ सॉल्व कर दिए, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया बढ़िया से। चलिए कहाँ तक हम आए हुए हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। कहानी यहाँ तक फिनिश है। चलिए आई निकल गया, आर निकल गया। अब फ्रॉम स्नेल्स लॉ,
स्नेल्स लॉ में पढ़े हैं ना, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, लाइट जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, तो ये होता है साइन आई इंसिडेंट एंगल बाय साइन आर रिफ्रैक्शन एंगल। चूंकि अपर्चर स्मॉल है, फिर से वही बात, ये अपर्चर स्मॉल है, इसलिए साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई होगा और साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है। यहाँ रीजन सिंस अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल लेते हैं, इसलिए हमारा आई और आर साइन आई आई के बराबर हो जाएगा। लास्ट में अगर समझा देंगे साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई होगा और साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, याद रखिएगा लास्ट में एक बार जरूर पूछेगा 10 मिनट जब बचेगा तो, कि साइन आई आई के बराबर क्यों है, साइन आर आर के बराबर क्यों है, जब अपर्चर स्मॉल है, अपर्चर मतलब इसका हाइट स्मॉल है लेंस का, ठीक है, सॉरी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, ठीक है। इसको तोड़ भी सकते हैं, हम लिख सकते हैं म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल कितना हो जाएगा, आई बाय आर हो जाएगा, म्यू टू बाय म्यू वन आई बाय आर होगा ना। और हम पढ़े ना कैसे तोड़ते हैं इसको हम लोग, क्या जी, म्यू टू बाय म्यू वन को आई बाय आर में लिखने जानते हैं। अब बोलिए क्या करें, इतना के बाद देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के देखिए तो हो जाएगा म्यू टू इंटू आर इक्वल टू म्यू वन इंटू आई। अच्छा, म्यू टू इंटू आर, आर की जगह देखिए ये वैल्यू जो लिखे हम लोग क्या लिखे हैं, ए पी बाय पी सी माइनस ए पी बाय पी आई, यहां तक कर दिए। अच्छा, म्यू वन इंटू आई की जगह ये वैल्यू ए पी बाय प्लस ए पी बाय पी सी लिख दिए। अच्छा, दोनों तरफ से ए पी कॉमन ले लो, जब ए पी कॉमन लेके दोनों तो हटा दो, कितना बचेगा, 1 बाय पी सी माइनस 1 बाय पी आई, है ना। और ए पी ये दोनों से गायब, यहां से पी गायब कट जाएगा, और म्यू वन 1 बाय पीओ प्लस 1 बाय पी सी आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद, अब देखिए पीसी क्या है, पीसी अगर देखा जाए, अगर इस पीसी को देखो तो पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना ये, अरे पीसी तो रेडियस कर्वेचर है, सेंटर से बन रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब बताइए साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए बताइए कि पीसी क्या होगा, पॉजिटिव बार होगा कि नेगेटिव बार होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पोल से मेजर करेंगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पीसी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, पीआई क्या है, पीआई पीआई ये दो इमेज इमेज है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, पी से इंसिडेंट रे की दिशा में, तो ये भी प्लस भी होगा। अब हो गया म्यू वन, पीओ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उल्टा है माइनस यू, तो माइनस माइनस 1 बाय प्लस पीसी, पीसी वही 1 बाय आर हो गया, यस सर। हो गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाय आर, है ना, माइनस 1 बाय भी इक्वल टू, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। क्या होगा देखो तो, ये होगा म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय भी इक्वल टू म्यू वन बाय माइनस यू माइनस प्लस म्यू वन बाय आर। मेरा रिजल्ट क्या था याद है, क्या प्रूफ करना था, देखो बगल में लिखते हैं, हमको प्रूफ क्या करना था आपको बताते हैं फिर से, हमको प्रूफ करना था, देख लो यहाँ बगल में लिखते हैं, म्यू टू बाय भी म्यू टू बाय माइनस माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू म्यू माइनस म्यू वन बाय आर। देखो तो लगभग लगता है पहुंच गए हम लोग, देखो पहुंच गए। एक काम करते हैं, म्यू टू को इधर भेज देते हैं और इसको इधर, देखो तो म्यू टू बाय आर माइनस म्यू वन बाय आर, ये इधर लेके आएंगे तो आइए कितना हो जाएगा, म्यू टू बाय भी इधर लाके इसको इसको पहले लिखते हैं, अब प्लस सॉरी माइनस रहेगा, माइनस और ये माइनस और ये माइनस यही रह जाएगा, माइनस म्यू वन बाय यू। अब इसको थोड़ा सा सजा दो, मिल तो गया पूरा लगता है, इसको इधर लिख दो, म्यू टू बाय भी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर आ गया, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि इसमें म्यू टू और म्यू वन कैसे डिसाइड करेंगे, ये नहीं है कि डेंसर है कुछ नहीं, जिस मीडियम से लाइट चलेगा वो कहलाएगा म्यू वन, जिस मीडियम में लाइट जाएगा वो क्या कहलाएगा, म्यू टू। न्यूमेरेटर बनाते समय ध्यान देना, जिस मीडियम से लाइट चलेगा वो म्यू वन हो जाएगा। जैसे मान लो, जैसे अभी क्या हम लोग देखे, अभी हम लोग देखे थे कि हमारा ऑब्जेक्ट इधर था,
ठीक है, Contoh bebé, म्यू1, ये म्यू2 था, क्योंकि इमेज जिस मीडियम से लाइट चला वो म्यू1 हो गया, और जिस मीडियम में लाइट गया वो क्या हो गया, म्यू2 हो गया। अब मान लो लाइट इधर से चलता, सपोज करो लाइट इधर से चलता, उल्टा होता, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ होता, तो लाइट तो ऐसे चलता, तो उस समय ये म्यू1 हो जाता, और जिस मीडियम में जा रहा क्या होता वो म्यू2 हो जाता। तो म्यू1 म्यू2 न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान दीजिएगा, जिस मीडियम से लाइट चलेगा वो म्यू1 हो जाएगा, और जिस मीडियम में लाइट जाएगा वो म्यू2 हो जाएगा। यही रिजल्ट है, और एग्जाम में प्रूफ करने के लिए बोलता है। बहुत सिंपल है, शुरू में आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को रिपीट करना पड़ेगा आप लोग, है ना। अब बहुत आसान है, नोट्स भी आपको हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। एक न्यूमेरिकल जरा जल्दी से हम बनाते हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, इसको जैसे बनाएगा। अच्छा, एक और बात, ये हम किस सरफेस के लिए प्रूफ किए, कॉनकेव के लिए ना, ये किस सरफेस के लिए प्रूफ किए, कॉनकेव, कॉन्वेक्स के लिए, ये कॉन्वेक्स है। अगर यहाँ पर ऐसा ये सरफेस रहता तब भी यही रिजल्ट आता। कॉनकेव कॉन्वेक्स सबके लिए रिजल्ट क्या आता, सेम आता, ठीक है। इसलिए वो एक मायने नहीं रखता बहुत, वो जैसा प्रूफ आएगा वैसा किया जाएगा। अब देखिए एक न्यूमेरिकल बनाइए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है हमारे पास की एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वही है ये कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्वेक्स क्यों, क्योंकि लाइट किधर फॉल कर रहा, लाइट इधर से आएगा, ये कॉन्वेक्स सरफेस पे फॉल करेगा, ठीक है। ये फिर से हमारा वही पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्वेश्चन में ये म्यू का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इस म्यू का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है जो कि पोल से कितना दूरी पर है, ये पोल से दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का दूरी पर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है पोल से पीसी, आर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछ रहा फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, उसका पोजीशन कहाँ होगा और कैसा होगा, ठीक है। तो हमारे पास स्फेरिकल रिफ्लेक्टिव सरफेस का फॉर्मूला क्या है, म्यू2 बाय v माइनस म्यू1 बाय u इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय v, आर यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए देखिए, म्यू2 का वैल्यू यहाँ क्या है, म्यू1 का वैल्यू क्या है बताइए। म्यू1 जिससे लाइट चलता है, लाइट किससे चला है, 1 से, तो म्यू1 1 हो गया। म्यू2 जिसमें लाइट गया 1.5, आपको म्यू1 म्यू2 नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ म्यू देगा, आपको डिसाइड करना म्यू1 क्या म्यू2 क्या, ठीक। चलिए आगे बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस तो निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर। पोल से आप नापिए, डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से, तो पोल से लाइट तो ऐसे जाएगा ना, तो पोल से आप उल्टा मापिएगा ना इस डिस्टेंस को, पीओ क्या -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, आर क्या होगा, आर का डिस्टेंस पोल से मापिएगा पीसी, इधर की ओर इंसिडेंट के डायरेक्शन में, तो पीसी कितना हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। ये तो सिंपल जो रूल हम लोग पढ़े थे वही है। चलिए आप पुट करते हैं 1.5 बाय v माइनस 1 बाय u के वैल्यू -30, 1.5 माइनस 1 बाय 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 1.5 बाय v इक्वल टू 1 बाय 20 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, फिर इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे सॉल्व कर दिए, इसको 1 बाय 20 कैसे ला दिए, इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाय 20 है, क्यों, क्योंकि हो जाएगा 0.5 बाय 10, पॉइंट हटा लो नीचे कट के 20 हो जाएगा, है ना, 20 × 500, ये यही आएगा। इसको सॉल्व कर देख सकते हैं, 20 भी तो v बराबर कितना, सॉरी एक स्टेप और बढ़ाओ, एक स्टेप बढ़ाते रुको, ये हो जाएगा 1.5 बाय v इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/60 आएगा। ये कैसे 1/60 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 - 2 हो जाएगा, तो v इक्वल कितना हो गया 1.5 × 60, ठीक है। यानी v बराबर कितना आ गया, ये आ गया +90 सेंटीमीटर, 15×6 = 90, यानी v आ गया +90 सेंटीमीटर। +90 सेंटीमीटर मतलब पोल से इधर की ओर कहीं बन रहा, प्लस तभी ना आएगा, तो ये हमारा ऑलरेडी 10 है, पीसी तो 10 है, तो 10 से आगे 90 मतलब लगभग इधर कहीं बनेगा। हम लोग जानते हैं यहाँ से लाइट ऐसे कहीं बैंड करेगा, यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, ये आई बनेगा, ठीक है, बस समझ आया, ये इमेज बनेगा। क्लियर है बिल्कुल, कुछ पूछना है इसमें, ये हमारा इमेज बनेगा।
तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया 90 सेंटीमीटर। अच्छा कैसा बनेगा रियल की वर्चुअल, क्या लगता है बताइए, रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल? वर्चुअल बनेगा। नहीं वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा। चलिए देखिए एक चीज आपको नहीं बताया, हम वापस आते हैं जरा इस पर हम लोग। और सॉरी एक पेज पीछे आने दो। इस पेज में देखो एक चीज बताना भूल गया आपको कि एक रे जो यहां से निकला है वो यहां आया, ठीक है। एक दूसरा रे भी है, बिना दो रे का नहीं ना बनता है इमेज। तो ये जो लाइट एक तो सीधा जो चलता है ना, सीधा देखो यहाँ पहुंच जाता है, ये एक सीधा रे है, क्योंकि लाइट इस पर नॉर्मल पड़ेगा। अगर मान लो ये सरफेस है, इस पर लाइट सीधा पड़ रहा है, तो यहाँ से अगर सेंटर से देखा जाए तो ये तो नॉर्मल आ गया ना 0 डिग्री पर, तो लाइट सीधा निकल जाता है। तो ये दो रे मिलकर यहाँ टकराता है तब इमेज बनता है। तो रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, क्योंकि रियल में रे आके मिल रहे हैं, ये दोनों रे रियल में यहाँ आके मिल रहा है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है, यहाँ पर भी रे रियल में मिल रहा है। यहाँ पर देखो रियल में रे यहाँ से निकला, एक रे देखो ऐसे और जाएगा ऐसे सीधे, तो ये रियल में बनता है, इसलिए क्या होगा, ये रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो सर इसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अच्छा हाँ देखो बहुत अच्छा तुम सवाल की कि u यहाँ पर -30 सेंटीमीटर है और v यहाँ पर क्या है +90 सेंटीमीटर है, यही ना। यस सर। हाँ तो ये जो तुम लोग बताए थे वो मिरर के लिए था, है ना। ये रिफ्रैक्शन है, वो रिफ्लेक्शन था, दोनों मतलब ना है। ये रिफ्रैक्शन है, वो फॉर्मूला यहाँ नहीं काम करे, कोई फॉर्मूला एक ही जगह काम करता है। हम सही सही बात है तुम्हारा, चलो दिमाग में है कम से कम कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहने पर क्या बनता है, वर्चुअल बनने पर वर्चुअल बनता है। अगर यू नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, वर्चुअल बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, रियल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो रूल यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग के लिए होमवर्क भी है, ये देखिए 2 क्वेश्चन इसमें है। आप लोग ठीक उसी बेसिस पे ये दोनों न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे आप लोग। देखो न्यूमेरिकल्स हम दिखा दे रहे हैं यहाँ। ये देखिए ये 2 क्वेश्चन है, इसको समझा देते हैं जब तक समय है, इसको समझने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए बड़ा नहीं हो रहा। A point object is placed in air at a distance of 14 centimeter from concave refracting surface. इस तरह कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। और ये कॉन्केव नहीं, कॉन्केव बोल रहा है, दूसरे तरह का कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्केव है ना। कॉन्केव मतलब साइज से बदल जाएगा, इस तरह का शेप है। यहाँ नहीं बनेगा, इस तरह का सरफेस है, समझे बात को ना। कॉन्केव मतलब लाइट इधर से आ रहा है, ये सरफेस ऐसा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मतलब इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ। लाइट जिधर से आ रहा है उसका नहीं बताया है, एयर से आ रहा है सॉरी। तो म्यू दिया हुआ इधर का और म्यू दिया हुआ इधर का, 2 म्यू दिया हुआ। फाइंड द पॉसिबल पोजीशन, वही चीज है, पॉसिबल इमेज इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर, वही चीज है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे दिया हुआ है, आपसे इमेज का पोजीशन पूछा जो पिछले बार किए थे, ठीक है। ठीक उस तरह से ग्लास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, एक ग्लास है, गोल ग्लास है ना, इस तरह से गोलाई में लिए हुए गोल ग्लास है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है। हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। अ फ्लाई इज सिटिंग ऑन इट इज व्यूड डायरेक्टली अपोजिट थ्रू ग्लास, मतलब इस पर कोई मक्खी बैठी हुई, मान लो मक्खी यहीं बैठी हुई है, इसको अपोजिट साइड से देखा गया, मतलब इधर से देखने वाला कोई आदमी इसको इधर से देख रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द फ्लाई, फ्लाई मतलब मच्छी हो गई, इमेज ऑफ द फ्लाई, इधर जो आपकी मक्खी बैठी हुई है उसका इमेज कहां बनेगा, ठीक है, ये कहां बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, दोनों क्वेश्चन को पढ़िएगा, ट्राई करिएगा आप लोग, सॉल्यूशन भी इसमें है ना, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम फिर सॉल्व करके इसको बताएंगे, ठीक है। बाकी हम रिकॉर्डिंग भेज देते हैं आप लोगों को।